कर्म ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अक्षांश और देशांतर को समझने वाले हैं। जी, और आरपीएससी सेकेंड ग्रेड परीक्षा के नज़रिए से ये एक बहुत ही बेसिक और ज़रूरी विषय है। इससे जुड़े सवाल प्राय हर बार पूछे जाते हैं। तो आज हम दिए गए नोट्स को लाइन दर लाइन पढ़ेंगे और उसे एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो नोट्स में सबसे पहली बात पृथ्वी की आकृति के बारे में है। लाइन है, पृथ्वी व ध्रुवों पर थोड़ी चपटी एवं विषुवत रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है, जिसका कारण पृथ्वी की घूर्णन गति है। तो जैसा कि हमने अभी बात की, हम सब पृथ्वी को एक गेंद जैसा गोल मानते हैं, पर असल में वो परफेक्ट गोल नहीं है। मतलब ये ध्रुवों यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, हाँ, और बीच से यानी विषुवत रेखा या इक्वेटर के पास से थोड़ी बाहर की ओर उभरी हुई है। जैसे अगर आप एक गीली मिट्टी की गेंद को तेजी से घुमा दें तो वो बीच से फूल जाएगी। अच्छा, और ये सब पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की वजह से होता है। जी, और पृथ्वी के इसी खास आकार का एक नाम भी है। अगली लाइन यही कहती है, पृथ्वी की आकृति भू-आभ जियोइड। जियोइड, ये शब्द परीक्षा के लिए जरूरी हो सकता है। बहुत जरूरी। अक्सर पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी का वास्तविक आकार क्या है, और ऑप्शन में गोलाकार और भू-आभ दोनों होते हैं। सही जवाब भू-आभ है। ठीक है, अब आगे कुछ आंकड़े दिए हैं। ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर और विषुवतरेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर। व्यास का मतलब है एक सिरे से दूसरे सिरे तक की दूरी, तो ध्रुवीय व्यास मतलब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक की दूरी, जो कम है। और विषुवतरेखीय व्यास मतलब बीच की चौड़ाई, जो ज्यादा है। सही। और नोट्स में इनका अंतर भी दिया है, अंतर 43 किलोमीटर। ये 43 किलोमीटर का अंतर आरपीएससी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। समझ गया। और एक औसत त्रिज्या भी दी है। औसत त्रिज्या 6371 किलोमीटर। जी, त्रिज्या यानी केंद्र से सतह तक की दूरी। ये एक एवरेज मान है। इस चपटेपन का गुरुत्वाकर्षण पर भी कोई असर पड़ता है क्या? हाँ, बिल्कुल। अगली लाइन यही है, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि ध्रुव चपटे होने की वजह से पृथ्वी के केंद्र के ज्यादा पास हैं, और जो जगह केंद्र के जितनी पास होगी वहां गुरुत्वाकर्षण उतना ही ज्यादा होगा। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब क्षेत्रफल की बात करते हैं। कुल क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इसमें से स्थल क्षेत्रफल 14.9 करोड़ वर्ग किलोमीटर 29% है, और जल क्षेत्रफल 36.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर 71.4%। मतलब मोटा मोटा 71% पानी और 29% जमीन। जी। अब इस जमीन और पानी पर किसी जगह का पता कैसे लगाएं, उसके लिए हमें कुछ काल्पनिक रेखाएं समझनी होंगी। यहीं पर अक्ष, ध्रुव और विषुववृत्त रेखा की बात आती है। पहली परिभाषा है अक्ष। पृथ्वी जिस काल्पनिक रेखा के सहारे घूर्णन करती है उसे पृथ्वी का अक्ष कहा जाता है। तो ये कोई असली डंडा नहीं है, ये बस एक कल्पना की गई सीधी लाइन है जो पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है और पृथ्वी उसी के चारों ओर लट्टू की तरह घूमती है। ठीक है। और ध्रुव, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष सतह पर दो बिंदुओं के रूप में मिलता है, जिन्हें क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। मतलब वो काल्पनिक लाइन पृथ्वी की सतह को जिन 2 पॉइंट्स पर छूती है वो हमारे ध्रुव हो गए, एक उत्तर में और एक दक्षिण में। अब आती है सबसे जरूरी रेखा, विषुवत रेखा। दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर इनके बीच पृथ्वी के चारों ओर खींची गई रेखा जो पृथ्वी को समान भागों या गोलार्धों में बांटती है, उसे विषुवत रेखा कहा जाता है। तो ये भी एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के ठीक बीचों बीच खींची गई है, और ये पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। एकदम सही। इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, और यही हमारे अक्षांश सिस्टम का आधार है। तो चलिए अब अक्षांश पर आते हैं। नोट्स के अगले पेज पर इसकी परिभाषा है, अक्षांश लैटिट्यूड, पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान की विषुवत रेखा से कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। कोणीय दूरी यानी एंगुलर डिस्टेंस, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? यूं समझ लीजिए कि आप पृथ्वी के केंद्र में बैठे हैं, वहां से विषुवत रेखा तक एक लाइन खींचें और दूसरी लाइन उस जगह तक खींचें जिसका अक्षांश जानना है।
उन दोनों लाइनों के बीच जो कोण यानी एंगल बनेगा वही उस जगह का अक्षांश है। अच्छा, तो ये असल में एक एंगल है जिसे हम डिग्री में नापते हैं। जी। अब अगली लाइन है अक्षांश वृत्त। एक समान अक्षांशीय मान वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। जो ग्लोब पर वृत्तों के रूप में बनती हैं, इसलिए इन्हें अक्षांश वृत्त भी कहा जाता है। मतलब ग्लोब पर एक जैसे अक्षांश वाले सभी बिंदुओं को अगर हम मिला दें तो एक पूरा सर्कल बन जाता है। इसीलिए इन्हें अक्षांश वृत्त कहते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल आता है जो अक्सर परीक्षा में फंसाता है। इनकी संख्या कितनी है? नोट्स में लिखा है विषुवत रेखा सहित अक्षांशों की कुल संख्या 181 होती है। हाँ, ये ऐसे है। विषुवत रेखा 0 डिग्री पर हो गई, फिर 1 से 90 तक उत्तर में और 1 से 90 तक दक्षिण में, तो 90 उत्तर के, 90 दक्षिण के और एक खुद विषुवत रेखा, कुल हो गए 181। लेकिन अगली लाइन में एक ट्विस्ट है। कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या 181-2 बराबर 179 होती है। ये दो कहाँ चले हैं? यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, वो असल में कोई वृत्त नहीं बनाते। वो तो सिर्फ एक बिंदु है, ध्रुव। अच्छा, तो जब अक्षांश पूछे तो जवाब 181 है, लेकिन जब अक्षांश वृत्त पूछे तो 179 है। बिल्कुल, ये छोटा सा अंतर ही सवाल को सही या गलत करा सकता है। अब इन वृत्तों की विशेषताओं की बात करते हैं। विषुवत रेखीय वृत्त सभी अक्षांश वृत्तों में सबसे बड़ा होता है, अर्थात विषुवत रेखा एक वृहत वृत्त है। बृहत वृत्त यानी ग्रेट सर्कल, ये सबसे बड़ा गोला है। बाकी सभी अक्षांश वृत्त इससे छोटे होते हैं। और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश वृत्तों की लंबाई कम होती जाती है। ये तो स्वाभाविक है। जी, जैसे जैसे हम ऊपर या नीचे जाएंगे, गोले छोटे होते जाएंगे। अब इनके बीच की दूरी के बारे में एक दिलचस्प बात लिखी है। ये रेखाएं समानांतर होती हैं, मतलब पैरेलल। हाँ, इसीलिए इन्हें समानांतर रेखाएं भी कहते हैं। ग्लोब पर तो इनके बीच की दूरी एकदम समान रहती है। पर नोट्स कहते हैं कि असल पृथ्वी पर ऐसा नहीं है। पृथ्वी पर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर अक्षांशों के बीच की दूरी थोड़ी सी बढ़ती जाती है। हाँ, ये पृथ्वी के चपटेपन की वजह से होता है। ध्रुवों के पास दूरी कुछ मीटर बढ़ जाती है। तो औसत दूरी कितनी होती है? अगली लाइन में दिया है, पृथ्वी पर अक्षांशों के बीच औसत दूरी 111 किलोमीटर होती है। ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 111 किलोमीटर, जो विषुवत रेखा के पास 110.5 और ध्रुवों के पास 111.7 हो जाती है। सही। अब एक और गहरा कॉन्सेप्ट है इनके केंद्र को लेकर। हाँ, पेज 3 पर है। विषुवत रेखीय वृत्त का केंद्र ग्लोब के अक्ष पर ग्लोब के केंद्र में होता है, परंतु शेष अक्षांश वृत्तों का केंद्र अलग अलग होता है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ 0 डिग्री वाला जो वृत्त है यानी विषुवत रेखा, उसी का सेंटर पृथ्वी के सेंटर में होता है। और बाकी वृत्तों का सेंटर? उनके सेंटर पृथ्वी के अक्ष पर तो होते हैं, पर पृथ्वी के मेन सेंटर पे नहीं होते। वो थोड़ा ऊपर या नीचे होते हैं। समझ गया। और नोट्स में त्रिज्या का एक फॉर्मूला भी है, r cos थीटा। हाँ, और इसी से एक मजेदार फैक्ट निकलता है जो अगली लाइन में है। 60 डिग्री के अक्षांश वृत्त की लंबाई विषुवत रेखा की लंबाई की आधी होती है। अरे वाह, मतलब 60 डिग्री अक्षांश पर पृथ्वी का चक्कर लगाना विषुवत रेखा पर चक्कर लगाने से ठीक आधा है। जी, इससे पता चलता है कि वृत्त कितनी तेजी से छोटे होते हैं। तो ये तो हुई अक्षांश की बात। इससे हमें ये तो पता चल गया कि कोई जगह उत्तर में है या दक्षिण में, पर पूर्व या पश्चिम का कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें चाहिए देशांतर। चलिए अब नोट्स के चौथे पेज पर चलते हैं। देशांतर, लॉन्गिट्यूड, इसकी परिभाषा थोड़ी जटिल लग रही है। हम इसे आसान करते हैं। देशांतर रेखाएं वो खड़ी लाइनें हैं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती हैं। इन्हें मध्याह्न रेखाएं भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अक्षांश वृत्तों की तरह लेटी हुई नहीं बल्कि खड़ी रेखाएं हैं। इनकी क्या विशेषताएं हैं? पहली और सबसे बड़ी विशेषता, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई एक समान होती है। अच्छा, अक्षांश वृत्त तो छोटे बड़े हो रहे थे, पर ये सब बराबर हैं? हाँ, क्योंकि सभी एक ध्रुव से शुरू होकर दूसरे पर खत्म होती हैं। दूसरा, सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त के रूप में बनी हैं, मतलब ये आधे वृत्त हैं, पूरे नहीं। और इनके बीच की दूरी का क्या? ये सबसे बड़ा अंतर है। देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक
111.3 किलोमीटर होती है, जो ध्रुवों की ओर कम होती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। मतलब ये रेखाएं समानांतर नहीं हैं, ये ध्रुवों पर जाकर मिल जाती हैं। बिल्कुल, संतरे की फांकों की तरह, बीच में चौड़ी और सिरों पर मिली हुई। कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है, क्योंकि एक गोले में 360 डिग्री होती हैं। एक और पॉइंट है, प्रत्येक देशांतर रेखा अपनी विपरीत खींची गई देशांतर रेखा के साथ मिलकर पूर्ण वृत्त बनाती है, अर्थात सभी देशांतर रेखाएं वृहद वृत्त के भाग होते हैं। जी, ये बहुत जरूरी है। अक्षांश में सिर्फ एक ही वृहद वृत्त था, भूमध्य रेखा, पर देशांतर में हर रेखा अपने उल्टी वाली रेखा के साथ मिलकर एक वृहद वृत्त बना लेती है। ठीक है, अब सवाल ये कि जैसे अक्षांश में 0 डिग्री भूमध्य रेखा थी, देशांतर में 0 डिग्री किसे माना गया? इसका फैसला एक मीटिंग में हुआ। नोट्स के पेज 5 पर देखिए। ब्रिटेन के लंदन में स्थित ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा नाम दिया गया है। अच्छा, तो लंदन से गुजरने वाली लाइन को 0 मान लिया। हाँ, और इसीलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं, और इसी से पूरी दुनिया का समय तय होता है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। और इसी 0 डिग्री रेखा ने दुनिया को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटा है। जी, इसके पूर्व का हिस्सा पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम का हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। तो इस 0 डिग्री के ठीक पीछे कौन सी रेखा होगी? उसके ठीक पीछे होगी 180 डिग्री देशांतर रेखा, और ये भी बहुत खास है। इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। इंटरनेशनल डेट लाइन। हाँ, यहाँ तारीख बदल जाती है ना। हाँ। इस रेखा को पार करने पर कैलेंडर का दिन बदल जाता है। वाह। अब नोट्स में एक उदाहरण दिया है प्रति ध्रुवस्थ स्थान का मान निकालने का। ये प्रति ध्रुवस्थ क्या होता है? प्रति ध्रुवस्थ का मतलब है ग्लोब पर किसी जगह के ठीक दूसरी तरफ का बिंदु, एंटीपोडल पॉइंट। अच्छा, तो इसे निकालते कैसे? उदाहरण है 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 135 डिग्री पश्चिमी देशांतर का प्रति ध्रुवस्थ। तो अक्षांश के लिए मान वही रहता है, बस गोलार्ध बदल जाता है। 65 डिग्री दक्षिणी का हो गया 65 डिग्री उत्तरी। ठीक है। और देशांतर का? देशांतर के लिए दिए गए मान को 180 से घटाते हैं और गोलार्ध बदल देते हैं। तो 180 में से 135 घटाया तो आया 45, और पश्चिमी का हो गया पूर्वी। तो पूरा जवाब हुआ 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 45 डिग्री पूर्वी देशांतर। एकदम सही। ये सवाल भी कई बार पूछ लिया जाता है। बहुत बढ़िया। अब मुझे ये पूरा ग्रिड सिस्टम समझ आ गया है। नोट्स के आखिर में कुछ महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में बताया गया है कि वे किन महाद्वीपों से गुजरती हैं। हाँ, ये भी परीक्षा के लिए जरूरी है। जैसे 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से गुजरती है। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा जो भारत से भी गुजरती है, वो उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से जाती है। जी, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। एक मिनट, इसका मतलब अफ्रीका अकेला ऐसा महाद्वीप है जिससे ये तीनों प्रमुख रेखाएं गुजरती हैं, कर्क, भूमध्य और मकर? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये अफ्रीका की एक अनोखी भौगोलिक स्थिति है और ये एक बहुत ही सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। और 0 डिग्री देशांतर यानी ग्रीनविच रेखा कहाँ से जाती है? वो पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी अफ्रीका और अंटार्कटिका से होकर गुजरती है। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी 180 डिग्री देशांतर? वो ज्यादातर पानी से गुजरती है, आर्कटिक, प्रशांत और दक्षिणी महासागर से। अच्छा, तो आखिर में एक बहुत ही मजेदार सवाल है। ये दोनों मुख्य रेखाएं 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को कहीं तो काटती होंगी? हाँ, काटती हैं, और वो जगह है अटलांटिक महासागर, गिनी की खाड़ी के पास। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। कमाल है। तो आज की क्लास में हमने पृथ्वी के आकार से लेकर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के पूरे सिस्टम को विस्तार से समझ लिया। जी, हमने जाना कि ये रेखाएं कैसे बनती हैं, इनकी संख्या क्या है और इनकी मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं। इस पूरी चर्चा के बाद अब एक विचार मन में आता है। ये सारी रेखाएं, अक्षांश, देशांतर, ये सब पूरी तरह से काल्पनिक हैं। है तो काल्पनिक ही। लेकिन इन काल्पनिक रेखाओं ने न सिर्फ दुनिया के नक्शे को
बल्कि हमारे समय, हमारी यात्रा, हमारे व्यापार, हर चीज को एक व्यवस्था और आकार दिया है। सही कहा। ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक इंसानी कल्पना ने पूरी दुनिया को चलाने का एक सिस्टम बना दिया। खैर, ये विचार हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं। अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जरूर। धन्यवाद।